भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 2025। आज आपको आज का बुंदेलखंड चैनल में हम लेकर आए हैं कल, आज और कल के बारे में। कैसा है 15 अगस्त, इसके साथ हम आपको आज का बुंदेलखंड में ऐसे ही बौद्धिक लोगों से मिलवाने वाले हैं जो आपको 15 अगस्त के बारे में, कल, आज और कल कैसा होगा 15 अगस्त के बारे में बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सोनी जी भी रहेंगे। हमारे साथ आज रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार विकास सोनी जी। आज का बुंदेलखंड चैनल में 15 अगस्त 2025 को हमारे साथ हैं कैप्टन अशोक गौशिक जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे साथ हैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर DS राजपूत जी। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं रिटायर्ड वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री पर्वत अहिरवार जी। सभी को बहुत धन्यवाद। इस स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट श्री राजेश देवलिया जी। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पर चर्चा के लिए आज का बुंदेलखंड चैनल पर बुलाया गया है, उसके संबंध में हम संचालक को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। हमारे साथ हैं श्री प्रबल सक्सेना जी, वरिष्ठ समाज सेवी। जय हिंद, जय भारत। और आज के पावन पर्व की, राष्ट्रीय पर्व की समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। और आज का बुंदेलखंड चैनल जो हमारे राठौर साहब चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं श्री तोरण सिंह जी राजपूत, रिटायर्ड राजस्व निरीक्षक। मैं तोरण सिंह राजपूत। हमारे साथ हैं श्री मजीद पठान सर, GIC के रिटायर्ड अध्यापक। आज बहुत ही हर्ष का विषय भी है कि हमारे साथ हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोते श्री नवनीत किलेदार जी। 15 अगस्त 2025 को आज हम आए हुए सभी मेहमानों से वार्ता करेंगे और 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2025 तक कैसा हमारा देश बदल रहा है, इस पर भी हम सभी चर्चा करेंगे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे साथ जो मेहमान हैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर DS राजपूत जी। राजपूत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से भारत की सेना में क्या क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं? सर बोलिए सर। सर, जो मेरी नज़र में अभी तक जो मैंने आर्मी का जॉब किया 30 इयर्स, 86 से लेकर 2016 तक, उसमें जो मैंने देखा, शुरुआत का दौर देखा और लास्ट का दौर देखा, उसमें जो पहले हमारे पास जो कमियां थी उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। सेना को खाने से लेके, यूनिफॉर्म से लेके हर चीज़ में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जो पुरानी सरकार उनके टाइम पर और इस सरकार को, दोनों को बधाई की बात है। सूबेदार जी, वहीं पर बात करें कि एक सैनिक के रूप में आप देश की आज़ादी को कैसे महसूस कर रहे हैं? हम बता रहे, सुनो। जो आज स्वतंत्रता दिवस 79 मनाया जा रहा है, पहले की अपेक्षा आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के द्वारा हमें विदेश से, हर जगह से जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो हमें इसका रिगार्ड मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था, वो बहुत अच्छा मिलने लगा है। हम फख्र महसूस करने लगे हैं जी। वहीं पर मेजर जी, सीमाओं की सुरक्षा में और वर्तमान चुनौतियों और समाधान पर आपका क्या दृष्टिकोण है? सर, वर्तमान की अपेक्षा इस समय सेना को पहले हमें परमिशन लेना पड़ता था, इस समय हमारे कमांडर के पास परमिशन होता है। हथियार से लेके
इक्विपमेंट से लेके यूनिफॉर्म से लेके हर चीज मिल रही है, सोलर मिल रही है। और मैं -28 टेम्परेचर में रह के आऊँ कारगिल द्रास में, उस टाइम पर जो कारगिल युद्ध हुआ था हमारी 50% फौज क्लोथिंग की वजह से मरी। क्लोथिंग नहीं था, ठंड थी वहाँ इतनी ज्यादा और लड़ाई का प्रेशर, तो इसकी वजह से ज्यादा कैजुअल्टी हुई। लेकिन इस समय उस टाइम से सरकार ने डिसीजन लिया कि ये आगे ना नहीं हुआ, तो हर फील्ड में हम लोग बहुत अच्छे आगे कर रहे हैं। तो अब पढ़ा लिखा नहीं था लोग, आजकल का पढ़ा लिखा है, तो डिसीजन भी सोच लेते हैं और अपने अधिकारियों से बात करके ऊपर तक बात पहुंचाते हैं। इससे फौज में जो आधा पहले एक ऑर्डर चलता था, इसकी वजह से अब खुल के बात सामने आती है कि किस तरीके से हमें काम करना है और क्या करना है, तो काफ़ी इसका प्रोग्रेस हुआ है। एडवोकेट राजेश देवलिया जी हैं। राजेश देवलिया जी, जहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, सभी ललितपुर के सभी मोहल्लों से लेकर सड़कों पर मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का सही अर्थ आज की पीढ़ी को कैसे समझाया जाए कि स्वतंत्रता दिवस का कि आज की पीढ़ी को कैसे समझाया जाए, क्या आपके द्वारा पॉइंट है? स्वतंत्रता दिवस का अर्थ तो जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक तोता अगर सोने के पिंजरे में भी बंद हो तो वो गुलामी प्रतीत होती है, और एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके, अपना व्यवसाय कर सके, अपनी शिक्षा ले सके, अपने विचार रख सके, वो स्वतंत्रता है। वास्तव में नई पीढ़ी को स्वतंत्रता का मतलब उसके पीछे जिस तरह से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता के पीछे जिन लोगों ने बलिदान दिया है और उस समय जो विचारधारा थी उसका अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। स्वतंत्रता का मतलब केवल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब कर्तव्य भी है, और उन लोगों ने अपने कर्तव्य देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिस तरीके से अपना सर्वोच्च बलिदान किया, कष्ट झेले, सजाएं झेली, और उसके बाद भी वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। आज हम देखते हैं कि नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर जितनी बलिष्ठ दिखती है, व्यक्तिगत रूप से उतनी ही कमजोर दिखती है। आज भ्रष्टाचार का जो कारण है वो ये है कि जब कोई भ्रष्टाचार करता है हम उसे टोकने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर उसके संबंध में बहुत गाए बगाए लिखते हैं। तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तो यही है कि हम मौके पे उसका विरोध करना सीखें, जो गलत है उसका हम अगर विरोध करना सीख जाएंगे तो भ्रष्टाचार, मनमानीपन, ये सब खत्म हो जाएंगे। जी तो ये भी आवश्यक है। जी। आज के बुंदेलखंड में जो मेहमान हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं, नवनीत किलेदार जी, इनसे भी हम आपको लेके चलते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन है जो भारत की आज़ादी में जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपके परिवार में योगदान वास्तव में जिन क्रांतिकारियों और बलिदानियों के बलिदान से ये स्वतंत्रता मिली है, उनके मन की जो चाहत थी वो निश्चित रूप से पूरी तरह से पूरी नहीं होती दिख रही है। इसके बावजूद स्वतंत्रता ने अपने आयाम छुए हैं, लोगों का विकास हुआ है, सभी जातियों का कल्याण हुआ है और स्वतंत्रता का सर्वत्र हम स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन मुझे सुभाष चंद्र बोस का एक स्लोगन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि बापू, देश को आज़ादी मिल जाए तब भी देश के लोगों को आज़ादी खोलना मत, उन्हें आज़ादी के लिए प्रशिक्षित करना। आज हमें जो स्वतंत्रता की एक कमी महसूस होती है वो उसका एक ये भी पहलू है कि हमने स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पाया, और स्वतंत्रता का जिसने जो मतलब जैसा समझा वो उसने वैसा उपयोग किया। नेता जो सत्ता में आ गए उन्होंने सत्ता के धन का दुरुपयोग किया और अपने निजी उपयोगों में किया। अधिकारी जो पदों पे आ गए उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का दुरुपयोग किया, और आज दुरुपयोग की वजह से ही पूरा भारत विकराल है। जैसे कि एक बिल्कुल नवीनतम मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कुत्तों के संबंध में एक निर्णय पारित कर दिया कि कुत्तों को अब सड़क पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो ये उन जज साहब ने नहीं सोचा कि कुत्ते भी इस प्रभु की धरा के एक जीव हैं और उनका भी धरती पर उतना ही अधिकार है। उन्हें बोलने की आज़ादी अपनी ही भाषा में है और उसको समझने वाले पशु प्रेमी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको नहीं समझा। मूक व्यक्ति का भी बयान होता है तो उसको भी समझाने वाले अदालत में उपलब्ध कराए जाते हैं। गूंगे व्यक्ति का भी बयान हो सकता है, तो पशुओं की भी बात होनी चाहिए। और ये जो न्यायालय है,
सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का और अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने उस जजमेंट करने का एक अदालत को अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि उनका जजमेंट कोई नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जजमेंट के खिलाफ अपील का अधिकार है। तो अपील के अधिकार के होते हुए भी ये कहना कि अगर हमारा आदेश नहीं माना जाएगा तो कंटेम्प्ट होगा, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच बनाई गई 3 न्यायाधीशों की, और उन्होंने इस पर फिर से सुनवाई की है और उस जजमेंट को स्थगित किया है। तो ये देश की स्वतंत्रता का एक मूल्य है। अगर ये हम परतंत्र होते तो शायद इतनी जल्दी हम सुनवाई नहीं कर पाते। जैसे कि महात्मा बुद्ध का एक उदाहरण आता है कि उन्होंने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है। वही अधिकार आज कुत्तों के संबंध में कम से कम उन पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखकर अपनी अपील करके रखा है। जी जी। वकील साहब, आज़ादी के बाद क्या अभी तक बदला है और क्या नहीं, इस बारे में क्या कहना? आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदला है। आवागमन के साधन बदले हैं, पहनने के लिए वस्त्रों की क्रांति हुई है, खाने के लिए अन्न की क्रांति हुई है और सतत क्रांति हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति हुई है। जहाँ लोग पहले 10-10 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाते थे, आज 100-100 मीटर की दूरी पर स्कूल है। तो स्वतंत्रता के बाद देश में चहुओर विकास हुआ है, लेकिन विकास कोई स्थायी मानदंड नहीं है। विकास भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है और आवश्यकता के अनुसार विकास के अभी भी बहुत सारे मानदंड आवश्यक हैं और उनकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकारों को काम करना चाहिए और सरकारें काम कर रही हैं। आप देखिए कि आज सरकार स्वतंत्रता के समय कैसे जवाबदेह हो गई है कि एक व्यक्ति नदी में फंस जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको निकालने का प्रयास करें और सरकारी मशीनरी लगा के वहाँ उस व्यक्ति को निकाला जाता है। ये देश की स्वतंत्रता का ही मूल्य है। जी जी जी। नवनीत किल्लर जी, आपके लिए जहाँ पर क्वेश्चन है, आपके परिवार के योगदान ने देश की आज़ादी के लिए क्या भूमिका अपनाई? नमस्कार, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जैसा कि पूछा कि परिवार ने क्या भूमिका निभाई, जी जी, तो इसकी पृष्ठभूमि में जाते हुए हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता की ज्वाला तो देश में रियासतों में जल रही थी जी, लेकिन छोटे छोटे रूप में उसका विद्रोह हुआ। बात आती है 1857। 1857 में जो देश की बहुत सी रियासत थी, राजे रजवाड़े थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर जी से कहा कि आप नेतृत्व करिए, तो हम सब लोग मिलकर के अंग्रेजों से लड़े। तो उस समय 1857 में जो विद्रोह हुआ उसका असर हालांकि अपने उत्तर भारत और मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली इस इलाके में जाता। तो रियासतें लड़ने को तैयार हुई। तो बेगम हजरत महल लखनऊ में उन्होंने क्रांति की, बहादुर सिंह कानपुर में की, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जी, और चिंगारी में जो विद्रोह हुआ अपना मेरठ सैनिक छावनी में मंगल पांडे जी में, और सैनिक जो है बगावत करके दिल्ली को कूच कर गए, वहाँ बहादुर शाह जी भी लड़े। तो ये संयुक्त जो विद्रोह था पहला, ये बड़ा विद्रोह था। और अब जब ये जो बड़ी रियासतें लड़ रही थी तो उनमें जो छोटी रियासतें थी वो भी अपना सही। तो 1857 में लक्ष्मीबाई जी लड़ रही थी तो उनके साथ राजा मर्दन सिंह जी लड़े। तो चूंकि हमारे परिवार के लोग उस मर्दन सिंह के किले के किलेदार थे इंचार्ज, तो वो भी उसमें राजा के साथ शामिल हो। अंग्रेजों ने विद्रोहों को बड़ी निर्दयता से कुचल दिया। उन्हीं दरवाजा है दिल्ली का इतिहास आपने देखा होगा, उस पर कैसे लटका दिए गए लोग, यहाँ महारानी जी को कत्ल कर दिया गया, इस तरीके से उन्हें कुचल दिया। लेकिन वो जो ज्वाला थी, जो आज़ादी का एक उनके अंदर जो खुशबू में आ गई थी, बिल्कुल बच गया था, वो चलता रहा। तो वो परिवार में कहीं ना कहीं आता। तो जवाहर किलेदार जी के बाद जो राजा जी के साथ थे उनके बाद ललन जो किलेदार थे, तो वो जमींदार थे, तो उनके उसमें चलता रहा। फिर
1885 में कांग्रेस की स्थापना। तो पहले तो अंग्रेजों ने वो संगठन इसलिए बनाया था कि यहाँ के बौद्धिक पढ़े लोगों को लेकर के और जनता की कुछ बात मान लेंगे और शासन करते रहेंगे। लेकिन उसमें भी लोगों को जो ज्वाला थी जो आप कह रहे हैं वो जल रही थी। तो 1905-7 साल बाद ही उसका कांग्रेस का विस्तार बने। तो 1902 में यहाँ ललितपुर में दाऊ नंद किशोर केदार जी ने, हमारे परदादा जी ने कांग्रेस दफ्तर की स्थापना की और शुरुआत की। उसके विस्तार में और मदद दोनों जगह करती थी। उनके पुत्र हुए 1902 में नंदन केदार जी महिला। एक समय आया 1920 आते आते कि पिता पुत्र दोनों जो है आंदोलनों में जाने लगे। उस समय कांग्रेस का मतलब था कि आप किसी बगावत संगठन के आदमी हैं। उन्हें स्फूर्ति की पकड़ती थी तो लोग भी नहीं मिलते थे, धरना देने के लिए भी, प्रदर्शन करने के लिए भी लाठियां पड़ती थी। तो बाप बेटा दोनों गए। उनके साथ फिर ललितपुर के बहुत सारे लोग जुड़े। धीरे धीरे महात्मा गांधी का जो वर्चस्व था देश में, महात्मा गांधी ने एक काम किया, वो ये किया कि आम जनता को जोड़ने के जो आंदोलन हथकरघा, स्वदेशी और विदेशी कपड़ों की होली, उनमें किसी प्रकार महिलाओं को, बच्चों को इस आजादी के आंदोलन में शामिल और परिवार का उसमें सहयोग बराबर बना रहा और दोनों तरफ का बना रहा। ललितपुर का जो इतिहास है बजट में, तो उसमें ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी हमारे रहते हैं। वो अपने जब अज्ञातवास काल में यहाँ उड़ीसा के साकार में तो यहाँ आते और यहाँ आके ललितपुर में घर रुकते थे। और उसके बाद यहाँ सेवनी से देलवाड़ा स्टेशन, तो देशवाली स्टेशन पे अंग्रेजों की पुलिस खड़ी रहती थी, तो देलवाड़ा स्टेशन से वो खनिया दाना महाराज ज्यादा समर्थन करते थे इस आंदोलन का, तो उनके यहाँ जाते। ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा को भी परिवार के लोगों ने सहयोग किया और विचारधारा यही थे। इस तरीके से लगातार बढ़ा। जैसा कि केदार जी ने विस्तृत तरीके से इतिहास को बताया, तो इनसे बेहतर हमें कौन बता सकता है कि 2025 में स्वतंत्रता के अब आपके लिए क्या मायने हैं? ये मायने तो हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का वो गाना था कि दीदी तुम्हें आजादी बिना खटर बिना था, और साबरमती के संग ये कर दिया। बच्चों रखना इसे संभाल के, लगाना संभाल के तो हमें रखना, जो हमारे पुरखे थे, जो अपनी कुर्बानियाँ दी है। किसी ने सशस्त्र क्रांति की तो किसी ने सत्याग्रह किया। लाठियाँ तो दोनों ने खाई, फांसी पर तो दोनों चढ़े, उनके घर परिवार बर्बाद तो दोनों के हुए। तो उनकी उस कीमत पे हमें जो स्वतंत्रता मिली, अब वो एक अमूल्य धरोहर हमारे लिए होना चाहिए। हम बचा कैसे सकते हैं? विचारधारा से। गांधी को लोग आज नई पीढ़ी क्योंकि नहीं समझते हैं, जो अभी तो बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, सही अगर जानकारी हो जाए वह क्या परिस्थिति थी। लोग कहते हैं कि क्या चरखे से आजादी मिली, बंदूक से मिली। इस विचारधारा के लोग है समर्थ, उन्हें लगता है कि बंदूक चल रहा है, और वो ये भूल जाते हैं कि जब इस देश में अंग्रेज आए तो 562 राजा थे। उन अंग्रेजों ने 562 राजाओं की तलवारों और तोपों को हरा कर राज किया 150-200 साल। आप कह रहे हैं कि क्या चरखे से आजादी? उस चरखे का महत्व ये था कि उसने जन जन को जगाया, उसने आम लोगों को खड़ा किया। नहीं तो तलवारें तो हरा ही चुके थे। तो हमारा मानना, मैं अभी पूरी बात इसमें ये कह रहा हूँ कि अब अगर हम उन विचारधारा को देखें, उस हिसाब से हमारे लिए ये बहुत कीमती, लोगों ने अपना देखा है। नई पीढ़ी हम
हमें बचाना है। हमें मालूम है हमारे देश की हजारों साल पुरानी जो परंपरा है, महात्मा बुद्ध की परंपरा है और महावीर की परंपरा। और महात्मा गांधी ने जो अपनाया वो उन्हीं की परंपरा को अपनाया, मध्य मार्ग की परंपरा। और इसी कारण हम अभी तक एक अच्छे देश के रूप में पूरे विश्व में सम्मान पा चुके। लेकिन अगर हमने तत्परता बढ़ाई, अगर हमने भेद बढ़ाया, हमने एक रंग, एक ध्वजा, एक भाषा, एक धर्म, इसकी ओर बढ़े, हम तो पाकिस्तान बराबरी से आजाद हुए थे, भारत और लेकिन हमने धर्मनिरपेक्षता को चुना, हमने सर्वधर्म समभाव को चुना। हमने आगे 70 साल में एक दुनिया में अपने देश को मजबूत बनाया और सम्मान किया, और उसने कट्टरता को चुना, और वो आज बर्बाद देशों की सोच है। अब ये सबक है हमारे लिए, हमें जो है अपनी उसी परंपरा को रखना है। और आप विविधता में एकता जो हमारे है उसको आप नहीं बदल सकते। वो ना गांधी लाए, ना गौतम लाए, वो उसके पहले से थी। धरती हमारी ऐसी है, एक अकेली धरती है जिसमें दुनिया के हर मौसम है। एक अकेली धरती है जिसमें रेगिस्तान भी है, ज्वालामुखी भी है, और बर्फ भी है, और समुद्र भी है, और हरियाली के पहाड़ भी है। जब ईश्वर ने हमें, प्रकृति ने ये दिया है, विविधता में एकता दी है, तो हम उसके निवासी जो है, हम उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम क्यों नहीं मिलके सभी धर्मों के लोग रह सकते। अगर अब जो लोग इनमें भेद करते हैं, मुझे लगता है खतरा उस विचारधारा से, उससे बच के रहें तो निश्चित ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस देश को आगे। बहुत ही शानदार केदार जी ने बात बताई। विविधता में एकता अगर हम कायम रखते हैं तो हमारा देश आज से भी और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। 15 अगस्त 2025 का उनका यह संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए कि विविधता में एकता बनाकर हम इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। नवनीत जी, क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को पर्याप्त सम्मान और सुविधाएं मिल रही हैं? ये तो एक प्रश्न बनता है जी। कि जिन परिवारों ने त्याग तपस्या किया है उन्हें कुछ मिलना चाहिए। जी। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में इंदिरा जी के समय उन्हें एक सम्मान राशि सेनानी परिवारों को दी गई, क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत ही हालत खराब है। तो जरूर एक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के नाम पर कहते हैं, हालांकि उसका सही नाम सम्मान राशि। तो वो तब तक मिलती रही जब तक सेनानी जिंदा रहे। जी। तो उनके आश्रित वारिसों के लिए भी शुरुआत में कुछ नौकरियों में 1% एक सीट मिल जाती, लेकिन अब परिवार बहुत ज्यादा थी तो नौकरियां कम हो गई। नौकरी निकलती और फिर कुछ ऐसी सरकारी लिया लिया, उसमें ध्यान देना कम। लेकिन हम यहाँ दूसरी बात है कि हम जैसे कुछ एक परिवार शहर के बीच रहे और जो एक्टिव बने रहे, शायद इसलिए हमारे दादाजी को, दाऊ को तो थोड़ा बहुत हम लोगों को कुछ ना कुछ सम्मान मिला। लेकिन हमारे ललितपुर जिले के गांव-गांव के और 150 सेनानी उनके परिवार है, तो हमारी पीड़ा ये रहती है कि सरकार उनके लिए कुछ करे, उनके नाम से कुछ। इसके लिए हमने ज्ञापन भी भेजा है, कुछ राय करी थी कि कम से कम जो जिस गांव का नाम या उसके मुख्य मार्ग का नाम ही सेनानी के नाम पे रख दिया जाए, तो या एक गेट बना दिया जाए उनके नाम का, या गार्डों का कुछ नाम रख दिया जाए, 150 लोग होंगे मुश्किल से, तो कम से कम आसपास के लोग, नई पीढ़ी के लोग जान तो पाए गाँव का कोई एक व्यक्ति था जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हम चाहते हमारे जो सेनानी परिवार है उनसे बात करके सेनानियों को नाम पे कुछ ना कुछ हमारे लोगों में। जी, बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो कि जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत रह चुके हैं और उनसे जानते हैं कि अब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अगर नहीं हुआ होता तो क्या भारत 1947 में आज़ाद हो जाता? पर्वत अहरवार जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आज का बुंदेलखंड जो आपने चैनल प्रारंभ किया उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, संचालक जी, सोनी जी। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह देश की सीमा पर जवान देश की रक्षा करते हैं उसी तरह से कलमकार देशवासियों की रक्षा करते हैं। बशर्ते वो कलमकार स्वतंत्र अगर निष्पक्ष हैं तो उनको देशवासियों की सुरक्षा में कुछ खोना पड़ता है, मिलता नहीं है। अब आपका जो प्रश्न है, देखिए 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा है कि जब हमारे देश के अंदर सामाजिक और धार्मिक गैर बराबरी प्रारंभ हुई और लोगों की सहन शक्ति से अधिक, जैसे कारतूसों में चर्बी मिलाना, धार्मिक स्थलों पर रोकना, हमारे किसानों को साथ जबरदस्ती कर वसूली करना, तमाम तरह की जब देशवासियों को असहनीय पीड़ा हुई तो हमारे देश में सन 1857 में मंगल पांडे के प्रारंभ से मेरठ में ये सैनिक क्रांति से प्रारंभ हुई, जिसमें पूरा देश सम्मिलित रहा। और अगर 1857 से नहीं प्रारंभ होती तो कभी होती जरूर। क्यों? इसलिए होती कि क्रांति वहां जन्म लेती है जहां किसी भी स्तर की असमानता हो। तो असमानता के आधार पर हमारी ये क्रांति प्रारंभ हुई और सन 1947 में 90 साल बाद हम स्वतंत्र हुए। अब 3 शब्दों पर बोलूंगा। आज का जो 15 अगस्त है और इसके पहले इसके 3 शब्द हैं। सोनी जी, कोई कहता है इसको स्वाधीनता दिवस, कोई कहता है स्वतंत्रता दिवस, आजादी कोई नहीं कहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो वर्तमान परिवेश है, इस वर्तमान परिवेश में पराधीन से स्वाधीन हुए का तात्पर्य मैं ये व्यक्तिगत मानता हूं कि जिस तरह से हम दूसरों के अधीन थे, आज हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई कि हम पराधीन से स्वाधीन हो गए। पहले हम दूसरों के अधीन थे, आज हम अपनों के अधीन हैं। पहले हमारे ऊपर परतंत्र था, दूसरों का तंत्र चलता था, शासन प्रतंत्र दूसरों का चलता था। आज हम स्वतंत्र अपने लोगों के तंत्र के अधीन हैं। जबकि हमारे देश के उन अमर सपूतों का सपना तो था आजादी, और आजादी का ही गाना होना चाहिए था। आजादी वो चीज कहलाती है कि जहां देश का आम नागरिक, मध्यम, निम्न, उच्च वर्ग का इस चीज को महसूस कर सके कि हम आजाद हुए। और इसका प्रमाण मैं आपको सोनी जी देता हूं कि आज जो ये राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, ये 2 वजह से मनाए जाते हैं। एक तो राजनीतिक लोग मनाते हैं, दूसरे कर्मचारी अधिकारी मनाते हैं। अभी इसमें आम पब्लिक कहीं भी आपको सम्मिलित नहीं दिखाई देगी। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को आजाद मानकर अपनी स्वतंत्रता, आजादी के आधार पर विकास का आयाम छू नहीं पाए हैं। जिस दिन इस देश में आम आदमी इन राष्ट्रीय त्योहारों में सहभागिता निभाना लगेगा, उस दिन समझ लीजिए कि हमारा देश वास्तविक सैद्धांतिक रूप से आजाद हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि अभी वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश में स्वतंत्रता मिली है कि नहीं मिली है? और वहीं पर किस स्वतंत्रता सेनानियों की रणनीति सबसे आपको प्रभावशाली लगी है? अगर लगी है तो क्यों? देखिए, जिस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2 दल शुरू हो गए, एक गरम दल, एक नरम दल। तो गरम दल के लिए आप सभी जानते हो, नरम दल के लिए भी जानते हैं। तो हमारा किसी भी तरह का कोई हो माइनस प्लस वगैरह कुछ होता नहीं है। हमारे देश की आजादी में जितना सहयोग गरम दल का रहा है उतना ही नरम दल का रहा है। अब आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में इसका उपयोग क्या है। देखिए, छोटा सा उदाहरण है प्रजातंत्र के ऊपर। 5 साल में से 4 साल 11 माह हम परतंत्र रहते हैं।
किसके? जिसको हम वोट देते हैं। वो केवल हमारे परतंत्र कितना रहता है? जब वो नॉमिनेशन करता है उस दिन से लेके जिस दिन तक वोटिंग नहीं हो जाती है, केवल 15 दिन के लिए वो हमारा परतंत्र रहता है और 4 साल 11.5 माह हम उसके लिए परतंत्र रहते हैं। अभी अगर आप कलेक्टर के पास मिलने जाए, आम आदमी आप ही जाइए, और अगर वहां जनप्रतिनिधि पहुंच जाए तो वो गरीब आदमी 50 आदमी बाहर खड़े कर दिए जाएंगे, लेकिन एमएलए एमपी या किसी को पहले कलेक्टर बनाएगा। किसको? जो हमारे चरणों की धूल है। 4 साल 11 माह जिसके हम अधीन हैं, वो परिणाम हम देख रहे हैं, जबकि वो 15 दिन हमारे चरणों में लौटता रहा, हमारा गुणगान करता रहा। इसलिए अभी आजादी पे शोध करने की जरूरत है। जी 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 जी। और वो क्या 2027 का चुनाव नज़दीक है और ललितपुर की जहाँ पर सड़क की बात करें और साथ साथ में विकास की बात करें, तो इस ओर आपका और हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और इस ओर आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आखिरकार क्या क्या बदलाव आप ललितपुर में और चाहते हैं? देखिए महोदय, जो विकास की गति होती है वो विकास की गति तो सन 1947 से प्रारंभ हुई। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही हुई हो। जी जी। आपने जो जनपद ललितपुर की वर्तमान सड़क की और तमाम व्यवस्थाओं की चर्चा की, उसमें मेरी समझ में ये आता है कि जैसे ऊपर से कोई आदेश आता है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़कें गड्ढा मुक्त होना चाहिए जी। तो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, उन नेताओं का जो चुनाव में खर्च होगा उससे मुक्त होगा। क्यों? कि अधिकारी और नेता मिलकर के केवल सूखी गट्टी गड्ढों में भर देते हैं, 2 दिन बाद चला के वो उड़ गए। तो इसमें वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी कोई ऐसा उत्तरदायित्व नहीं है प्रशासनिक और राजनीतिक कि अगर जनता की कोई मांग है तो उस पर सकारात्मक एक्शन लिया जाए। क्या महोदय आप इस चीज से परिचित नहीं है कि जनपद ललितपुर की जिस मुख्यालय पे एमएलए और मंत्री हों, मुख्यालय की जब ये सड़क की दुर्दशा है, तो आप महोदय रूरल एरिया की समझ लीजिए। हम जखौरा से आते हैं तो चल नहीं पाते, हम या तो राजघाट होके जाएंगे या बांसी होके जाएंगे। ये तो वो समस्या है कि आप लोग सब जानते हैं कि इस समय विकास तो खूब हो रहा, लेकिन विकास कागजों में हो रहा, मिली भगत से हो रहा, जनता सामान्य जो है उससे अछूत। मैं नवयुवकों को केवल एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर नवयुवक अपना जोश और बुजुर्गों का होश इसको मिलाकर चलेंगे तो ये देश अवश्य प्रगति करेगा। किंतु किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में हमारे देश का नवयुवक कुछ बुजुर्गों के होश को विपरीत करके जोश में आकर के कुछ ऐसे कदम, जैसे मान लीजिए अभी मैं वर्तमान में देख रहा हूँ, ये जो मीडिया पर आता है, चैनल पर आता है, कुछ राजनीतिक लोग कहते हैं अरे एसपी में तुझे देख लूंगा, डीएम में तुझे देख लूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं समझ गया, आप भी समझ गए होंगे। लेकिन ऐसी बात करने से, उसकी बात से नवयुवक जोश में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि आमद कम और खर्चा ज्यादा, जे लक्षण मिटने के हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। तो हमारे नवयुवकों को हम राजनीतिक लोग भी कुछ ऐसा गुमराह कर रहे हैं कि वो सही लेन पर नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो नवयुवकों से एक ही अनुरोध करूंगा कि आपका मिशन होना चाहिए सबसे पहले शिक्षा जी। आप शिक्षित बनिए तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश विकास करेगा। देश कोई मूर्त रूप तो है नहीं, देश कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं। देश का तात्पर्य आप और हम आप विकास करेंगे तो देश विकास कहलाएगा। यही मजीद पठान जी, आज़ादी के 78 साल बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य में इतनी असमानता क्यों नजर आ रही है? बोलिए। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों के त्योहार होते हैं।
जी। ये देश का पर्व है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज पूरा देश, जी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग हैं भारत के रहने वाले, इस आज़ादी के दिन को मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के बुंदेलखंड के इस चैनल पे मुझे मौका दिया है बोलने का। मैं इस बुंदेलखंड चैनल के प्रभारी श्री धर्मेंद्र कुमार राठौर जी का आभारी हूँ और इंटरव्यू कर रहे सोनी जी का आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का बुंदेलखंड का जो चैनल है, ये 15 अगस्त के दिन शुरू हुआ है, ये फले फूले और तरक्की करे। जी। शिक्षा की जो बात है उस बारे में मैं ये बताऊंगा कि सन 70 में हम लोग पढ़ते थे, तो 70 में ललितपुर में 3 ही 4 विद्यालय थे। बर्नी इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज GIC, राजकीय इंटर बालिका कॉलेज GGIC और पुरुषोत्तम नारायण PN ये हाई स्कूल था। जी। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ललितपुर ज़िले में कई विद्यालय ऐसे हुए हैं, जैसे दीपचंद ये एक बड़ा विद्यालय हुआ है, नेहरू महाविद्यालय ये भी बड़ा एक विद्यालय है हमारे ललितपुर ज़िले का। और जी, प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं आजकल। यादव जी को नूरुद्दीन KPS ऐसे विद्यालय हुए हैं जिससे हमारे यहाँ के नौजवान बच्चों को, अब पहले झांसी जाना पड़ता था, सारे लोगों को BKD में शरण लेने पड़ती थी, कोई भोपाल पढ़ने जाता था, कोई इंदौर पढ़ने जाता था। तो आज हमारे ललितपुर ने इस क्षेत्र में तरक्की की है और लॉ कॉलेज भी इसी क्षेत्र में पनारी में पंडित बाबूलाल तिवारी जी का भी है, जिससे जो लोग LLB करने झांसी जाते थे अब वो सब ललितपुर के अंदर है। और आज हमारे शिक्षा के विकास में ललितपुर की तरक्की हुई है। जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो पहले एक ही सरकारी अस्पताल जिसे कहते थे बड़ी, वो ही हुआ करती थी। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है। ललितपुर के लोगों को तरक्की के रास्ते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ललितपुर और तरक्की करे और ललितपुर में नए नए जो आयाम हैं खुले। एयरपोर्ट भी हमारे ललितपुर का एक हिस्सा हो गया है, जिससे हमारे ललितपुर की तरक्की आने वाले दिनों में और संभव है। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए पर आए समय पे। तो हमारा ललितपुर का बुंदेलखंड का ये क्षेत्र और तरक्की करेगा, आने वाले ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। एक मिनट रुक जाओ। मजीद पठान जी, क्या सोशल मीडिया हमारे विचारों को आज़ाद कर रही है, क्या नियंत्रण कर रही है? तो सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है जी, तो सोशल मीडिया में कुछ बहुत अच्छे काम भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों को पता नहीं चलती है, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाती है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने वायरल किया तो लोग उसकी मदद के लिए भी पहुंच जाते हैं। तो सोशल मीडिया के काम अच्छे हैं। अब हमारा नज़रिया है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये हमारे ऊपर होता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। आज मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, तरक्की के रास्ते भी हैं, नौकरियां भी उसमें दिखाई जाती हैं, उसमें आगे बढ़ने के रास्ते हैं, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक की है, उसमें कुछ गलत भी चीज़ें हैं। अभी हमारे नौजवान को, हमारे जो युवा हैं, उनको ये सोचना है कि हम अच्छाई को ग्रहण करें और जो बुरी चीज़ें उनको छोड़ दें। और मैं आज के नौजवानों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट रहे, उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्टेशन पे बड़ा शोरगुल का एक समय था कि एक छात्र नौजवान लंदन जा रहा है बैरिस्ट्री के लिए, पढ़ने के लिए, हमारे इसी ललितपुर का लंदन जा रहा है बैरिस्ट्री के लिए। स्टेशन पे तमाम लोगों की भीड़ है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उसके दोस्त हैं और तमाम उसके साथी हैं। बड़ी खुशी का मंजर है, लोग शहनाई बजा रहे हैं, नौजवान डांस कर रहे हैं। उसकी माँ कह रही है कि ए बेटे, तू लंदन तो जा रहा है बैरिस्ट्री के लिए, लेकिन याद रखना वहाँ जाके लंदन के कल्चर में मत बिगड़ जाना और तू पढ़ाई अपने मन से करना, अपनी मेहनत से करना, अपने समाज के नाम ऊंचा करना, अपना देश का नाम ऊंचा करना। और जैसे तू लंदन से बैरिस्ट्री करके आएगा तो तेरे विद्यालय का भी नाम होगा,
तेरे गांव का भी नाम होगा और तेरा नाम होगा। और अगर ईमानदारी से काम किए तो बड़े बड़े गुंडे बदमाश थर थर कांपेंगे तुझसे, और तू ऐसे बन के आना कि एक मिसाल बने। उसके दूसरी तरफ एक नौजवान गरीब 3rd क्लास डिब्बे में जा रहा है, देश की आर्मी में भर्ती है। अब उसको खबर मिली कि हमारे देश पर संकट है, चीन का और पाकिस्तान का, वो बॉर्डर पे जा रहा है, गरीब परिवार से 3rd क्लास के डिब्बे में। वहाँ उसके साथ इतना ढोल बाजे ताशे नहीं है, क्योंकि जो बैरिस्ट्री करने जा रहा था वो अमीर बाप का बेटा था। वो गरीब के लिए इतना नहीं है, उसकी माँ है, उसके परिवार के लोग हैं। उसकी माँ कह रही है कि ए बेटे, तू जा तो रहा है देश की लड़ाई के लिए, लेकिन पीठ पे गोली मत खाना और देश का नाम ऊंचा करना, और तू पीठ दिखा के मत आना। इस देश की शान बचाने के लिए शहीद हो के आना, और जिस दिन तू शहीद हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि भारत माँ के लिए मेरा बेटा लाल शहीद हो गया और मेरे देश का नाम इसने ऊंचा कर दिया और मेरे खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। तो मैं नौजवानों से, युवकों से, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे विद्यालय के हैं, मैं उनको ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि जहाँ भी जाओ, अगर पढ़ने में अपना मन लगाओ तो ऐसा लगाओ कि पूरे भारत में तुम्हारा नाम हो, और अगर तुम देश की सेवा में लगाओ तो ऐसा हो कि देश में भी तुम्हारा नाम हो, ऊंचाइयों पर पहुँचे, और ईमानदारी से काम करने वाले की ईश्वर भी मदद करता है। आज की युवा पीढ़ी को देश के लिए मैं सलाह करता हूँ। जी, वही अगर देश की बागडोर अगर आपके हाथ में दी जाए तो क्या क्या बदलाव आप करना चाहेंगे देश में? अगर देश की बागडोर वैसे तो जितनी भी लोगों की हाथ में रही, किसी भी सन में, किसी भी दौर में, किसी भी प्रधानमंत्री की रही, हर प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए एक से एक बेहतरीन काम किए। आज हमारे भारत का दुनिया में नाम है। आज अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई हो, हमारा देश विकसित देशों में है और परमाणु संपन्न है। आज कोई भी दुनिया का देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता, और हमारे देश की जो प्रगति है दिनों दिन हो रही है। और अगर हमारे देश की प्रगति ऐसी रही तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बने, और देश की तरक्की ही, राष्ट्र की तरक्की ही हम लोगों की तरक्की है। इसलिए देश हमारा मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। हमारा किसान मजबूत रहेगा, हमारा जवान मजबूत रहेगा तो हमारा देश मजबूत रहेगा। जी, बहुत। पठान जी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आप एक स्वतंत्रता सेनानी से अगर मिलने का मौका अगर आपको मिलेगा तो क्या एक आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या आप क्वेश्चन करना चाहेंगे? मुझे कई स्वतंत्रता सेनानियों से मिलने का मौका मिला है जी। एक स्वतंत्रता सेनानी थे रमानाथ खेरा जी। ये बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और ये महरौनी से 2 बार विधायक रही। एक बार ये कांग्रेस की टिकट से विधायक रहे, एक बार ये निर्दलीय विधायक रहे, और स्वतंत्रता सेनानियों होते हुए भी ये इतने बड़े वकील बैरिस्ट्री का काम करते रहे कि इन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की, और इनके अंदर एक ईमानदारी का जज्बा था, एक झूठ नहीं बोलने का जज्बा था। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, आज पंडित दिनेश केलेदार जी के पिताजी जो भी जी आए मेहमान आए हुए थे जी, नवनीत केलेदार के दादाजी, इनसे भी मौका मिला। एक और स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे पंडित विजयनंदन शर्मा जी, जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। तो इन लोगों के पास हमारा बैठना था। इन लोगों के अंदर एक बात हमने सीखी है कि ये गरीबी से थे लेकिन देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। ईमानदारी, इनके चरित्र और देश के प्रति भक्ति ने इनको ऊपर बढ़ाया। अगर इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की तरह आज हमारे देश के लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी प्रकार के पद पर, अगर उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरूप चलेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा और देश फिर से हमारा सोने की चिड़िया हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देश के लिए तो क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त पर हमारी जनता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, 15 अगस्त को
हम लोग जब बच्चों पढ़ते थे बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। आज वो धूमधाम नहीं दिखती है। 15 अगस्त तो मनाया जाता है, लेकिन बड़ी धूमधाम से बच्चे नए कपड़े पहन के आ रहे, बड़े झंडे लेके आ रहे, बड़ी प्रभात फेरियाँ होती थी। तो हम भी चाहते हैं कि जैसा हमारा देश तरक्की कर रहा है, 15 अगस्त को भी उससे और बढ़िया पहले की तरह से और अच्छा मनाया जाए, पूरे घर घर में मनाया जाए, पूरे गांव-गांव में मनाया जाए, गांव-गांव के लोगों को भी बुलाया जाए। हमारे ज़िले में जितने भी लोग हैं सारे लोग उस दिन अपना पूरा कारोबार बंद करें, उस दिन 15 अगस्त मनाएं तो 15 अगस्त और अच्छा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का बुंदेलखंड में हमारे साथ हैं प्रबल सक्सेना जी, और प्रबल सक्सेना जी ललितपुर जनपद में अपनी समाज सेवा और अपनी मल्टी टैलेंटेड की वजह से युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। और प्रबल सक्सेना जी इस देश के बारे में, इस बुंदेलखंड के बारे में, और इनका बहुत अच्छा एक निर्णय होता है कि सबसे पहले हमारा शहर, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद प्रदेश। ऐसे समाज सेवी जो सबसे पहले हमारे ललितपुर की बात करते हैं, उनसे आज आपको मिलना और उनकी बात सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रबल सक्सेना जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज के इस बिजी शेड्यूल में समाज में इतना समय कैसे निकाल लेते हैं, ये हमारा 15 अगस्त 2025 को सबसे पहला प्रश्न यही है। देखिए होता क्या है, समय निकाला जाता है, ठीक है ना। और जब कोई अच्छा काम होता है तो अगर उसके लिए समय ना निकाला जाए तो जीवन व्यर्थ है। कोई मर रहा है और तुम्हें उसको पानी पिलाना है, वो जिंदा हो जाएगा, तो उस समय सारे काम छोड़ के मैं उसको पानी पिलाऊँ, तो ये है समय निकालना। मुझे निकालना पड़ेगा समय। अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो ये सब काम कैसे होंगे? ये कार्य ही समय मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं अपनी क्लिनिक नहीं चलाता, उसमें भी बैठता हूँ। हाँ, समय सीमा थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा सा इस कामों में बिजी रहता हूँ, कम हो जाती है समय सीमा, लेकिन समय तो निकाला जा सकता है और निकालना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। समझ रहे ना? तो हमें भी देश को कुछ ना कुछ देना है। 1 घंटा 2 घंटा कम से कम कुछ ना कुछ तो इस देश को दें। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय आपको देना। प्रबल सक्सेना जी जो कि एक समाज सेवी हैं, और जैसा कि हमने आपको नहीं बताया, प्रबल सक्सेना जी एक डॉक्टर भी हैं। यानी कि इस समय हम एक समाज सेवी प्रबल सक्सेना से भी मिल रहे हैं और डॉक्टर प्रबल सक्सेना से भी मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रबल सक्सेना जी 15 अगस्त 2025 को आज की युवा पीढ़ी को संदेश क्या देना चाहते हैं, ये उनसे बेहतर शायद कोई ना बता सके। देखिए साहब, आज की युवा पीढ़ी बहुत हद तक देखी जाए तो संस्कार विहीन देखी जाती है। आज पिज्जा के ठेलों पे युवा पीढ़ी ज़्यादा दिखती है, ठीक है। आज सुबह से उठ के माता पिता के चरण स्पर्श कितने लोग करते हैं, ये घर वाले जानते हों। सुबह से उठ के बच्चों की दिनचर्या हमने क्या बनाई है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। मैं बच्चों की गलती नहीं मानता, संस्कार देना माता पिता का कार्य है। और आप जो क्वेश्चन आपने किया है कि ये जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस तो बड़े हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से आप देखिए, क्वेश्चन कहा था, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इतनी ऊर्जा तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक संस्कार विहीन है। उसमें देशभक्ति का जज्बा हमें भरना पड़े। जैसे कवियों का काम होता है ना कि वो जोश भर देते हैं। सैनिक जब जाते हैं लड़ने तो उसका जो कमांडर होता है वो जोश भरता है। तो इस जोश की आवश्यकता है।
आज हमें ये नहीं बताना है कि राम कांटों में चले देश की युवा पीढ़ी, आज हमें ये बताना है कि राम ने रावण को कैसे मारा। इतनी ताकत उनके पास कहां से आई, इतना शिष्टाचार, इतना मर्यादा उनके पास थी कि उन्होंने रावण को मार दिया। ठीक है, तो किस वजह से मार पाए वो रावण को, जबकि रावण को मारना आसान थोड़ी था, बहुत कठिन था, लेकिन राम ही मार सकते थे और कोई दूसरा मार नहीं सकता। तो आज की पीढ़ी को हमें राम को बताना पड़ेगा, राम के पौरुष को जगाना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी देशभक्ति की भावना को उन्हें बताना पड़ेगा कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तुम कहीं नहीं हो। अगर देश है तो तुम हो, वरना तुम नहीं हो। तो देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश के लिए मिटना, ये आज की युवा पीढ़ी का आदर्श होना चाहिए और इसी राह पर आज की युवा पीढ़ी को चलना चाहिए। संगठित होकर, कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, एक दूसरे के देश के लिए। हमारे नौजवान ही नहीं, एक बहुत अच्छी हरिओम पवार साहब की कविता है, उसकी चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? एक प्रश्न किया है हरिओम पवार साहब ने इस लाइन में कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना तन मन पूरा जीवन न्यौछावर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार। तो देश से हम तो सर्वस्व लुटा सकते हैं इस देश में। तो यही बात आज की पीढ़ी को, आज के शिक्षकों को, आज के माता पिता को, अपने बच्चों को बताना चाहिए और उनमें देशभक्ति का जज्बा जो है, आजकल ऐसी फिल्में भी बनने लगी है। आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसी फिल्में भी आ रही हैं कि जिनसे छावा जैसी मूवीज आई, शिवाजी जैसी मूवी, तो इन सबसे बड़ा फर्क पड़ा है देशवासियों के हृदय में। उन्होंने देखा है कि इतिहास में क्या हुआ था, है ना। तो पिक्चराइजेशन भी इसका एक बहुत बड़ा वो फर्क डालता है, वो हो सकता है कि उससे भी उनके हृदय में एक जज्बा पैदा होता है। रहे हैं जो आपको 1947 से आज बदलाव दिख रहा हो। देखिए, मैं तो नहीं देखा, सुना जरूर। बड़ा प्रेम था लोगों में, जो कि आज बहुत कम दिखाई देता है। एक जज्बा था लोगों में। एक पंकज दास साहब की गज़ल है कि सुख दुख था एक सबका अपना हो या बेगाना, एक वो भी था ज़माना और एक ये भी है ज़माना। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, और इस तरह से उन्होंने पूरा बताया है इस पूरी गज़ल में। बहुत खूबसूरत गज़ल। वो भी था एक ज़माना और ये भी एक ज़माना, ये दोनों बताए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमने बहुत विकास किया है। विज्ञान ने जो विकास किया है और विज्ञान ने जो हमें दिया है, वो निश्चित रूप से पहले नहीं था, हम अविकसित थे। आज बहुत सारे संसाधन बड़े हैं हमारे पास। विज्ञान का कभी जो आविष्कार होता है वो गलत चीज़ के लिए नहीं होता, ये याद रखिएगा। लेकिन इंसानी खोपड़ी इतनी खतरनाक है कि इसने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। मोबाइल अच्छी चीज के लिए बना था, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। लाइट अच्छी चीज के लिए बनी थी, आज हम खुली छोड़ जाते हैं कहीं भी। मतलब प्रॉपर जो विज्ञान ने हमें दिया है, और विज्ञान से ही देश आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। विज्ञान को आपको अपनी बुनियाद बनाना पड़ेगा। हम गुलाम ही इसलिए हुए थे कि विज्ञान हमारी बुनियाद में नहीं है, और आगे भी गुलाम हो जाएंगे। राठौर जी, मैं आपसे निश्चित कह रहा हूं इस बात को कि अगर सबसे पुरानी है सनातन सभ्यता जो कहते हैं, वो सबसे पुरानी, हमें तो आज विज्ञान के शिखर पर होना चाहिए था।
बिल्कुल, लेकिन हम आज विज्ञान के शिखर पे नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं। है ना। लेकिन आज परिस्थितियों में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ है। सरकार ने प्रयास किया है, आज हम ब्रह्मोस भी बनाए हुए हैं, है ना, अपनी मिसाइलें भी बनाए हुए हैं और हमसे लोग मिसाइलें ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रयास सतत जारी रहना चाहिए, तब हम जाके स्वावलंबी बन पाएंगे और किसी पर भी निर्भर नहीं होंगे। जिस दिन हम निर्भरता खत्म कर दें, स्वतंत्रता के नए आयामों को, हिमालय की चोटियों को छुएगा। बहुत ही शानदार बात। स्वतंत्रता के नए नए आयाम, कीर्तिमान स्थापित करे, ऐसा हमारे डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी का कहना है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए ये धरती माँ सब कुछ यहाँ पर सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। 15 अगस्त 2025 को आज का बुंदेलखंड चैनल में आप सब ने हमारे आए हुए मेहमानों के साथ वार्ता देखी और इन सब ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए और सबने बताया 15 अगस्त 2025 सबके लिए खुशहाली लेकर आए, उत्साह लेकर आए और जन जन इस पर्व को मनाए। जय हिंद, जय भारत।